थैंक यू मेहुल। आपने बहुत ही कम समय में एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं राजेंद्र सोनी मेरा नाम है और राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपने सुना होगा, उसका मैं फॉर्मर मेंबर रह चुका हूँ। और लगभग 20 वर्षों से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, क्या लॉ है, उसको लेके मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ, सिस्टम के साथ भी और इंडिविजुअल भी। और हमने हाई कोर्ट में मैंने लगभग 3 से 4 पीआईएल्स सिर्फ इश्यू, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को लेकर पीआईएल भी कर रखी है। अभी आज इसका जो अपनी जो ट्रेनिंग है या एक मीटिंग है, इसका ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही अहम वो था। सबसे पहले तो एक अभी 14 सितंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे जो है वो मनाया गया, तो उसका एक वीक भी चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे। सेकंड ये है कि जो जेजे एक्ट है वो 2015 में बना था, और उसकी एक कैंपेन चल रही है कि 2015 में बना और 2025 आ गया, और जनवरी 2026 में उसको 10 साल हो जाएंगे। तो 10 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या ऐसी कमियां रही जिसको हम 10 साल में पूरा नहीं कर पाए, तो आगे भी हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो उस कैंपेन से मेहुल तो जुड़े हुए हैं, आप सभी अगर शायद हो सकता है जुड़े भी हों। उसका एक 100 डेज का एक कार्यक्रम चल रहा है। पर डे उसका एक लोगो अलग से बनता है, और पर डे कुछ न कुछ एक्टिविटीज उसके जो कैंपेन है उसमें हो रही है। तो बेसिकली आज का ये मीटिंग भी उसी कैंपेन का एक पार्ट है। और तो अब मैं आपसे बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, हम सारे लॉयर्स ही हैं मेहुल। ओके ओके ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ लॉयर्स है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। तो लॉयर्स स्टूडेंट भी हैं तो भी वो वकील तो बनेंगे। तो अपना जो बेसिक जो कंसेप्ट है, कि अगर हम प्रैक्टिस को केवल मात्र जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे ही फोकस करके अगर हम करें, तो हम अपने एक अलग से सिस्टम को, जो अपने अलग से एक टारगेटेड जो है स्ट्रीम को हम चुन चुन के हम काम भी कर सकते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका नाम जो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन बीस और 2015, इसके रूल्स बने 2016 में। और इसकी थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री है कि ये एक यूएनसीआरसी एक कन्वेंशन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। और उस समय बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक थी, काफी बच्चों के साथ इंसिडेंट हुए, मदर फादर एक्सपायर हो गए। तो उन वनरेबल जो बच्चे थे उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर एक यूएनसीआरसी नाम की एक कन्वेंशन हुई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत जो देश है उसने साइन किए, और उसने अपने आप को यहाँ पे उसको रेटिफाई किया। जैसे ही रेटिफाई किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया, जिसको जुवेनाइल जस्ट जेजे एक्ट 2002 में बना था वो। फिर उसको 5 साल 10 15 साल 12 13 साल जो है उस पर काम किया। फिर एक निर्भया का कांड केस हुआ था दिल्ली के अंदर, एक बच्ची के साथ बहुत ही इंसिडेंट हुआ, और उसमें जुवेनाइल थे एक दो लोग।
तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें सामने आई कि हमें इसको तो उस पुराने वाले कानून को रिपील करके और 2015 में जो ये कानून बना जो 6 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। और उसके बाद में फिर इसके 2016 में इसके रूल्स बने। काफ़ी हमें मैं आपको साथ-साथ अगर आप अपनी लॉ फर्म के माध्यम से या इंडिविजुअल रूप से कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं, जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं, तो वो मैं साथ-साथ वो भी बताऊँगा। तो राजस्थान में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए, वो सेंट्रल रूल्स हैं जिनको आदर्श नियम बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा में अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं हुए। तो मेहुल अगर आप चाहो या आपकी फर्म के माध्यम से चाहें या बच्चों के माध्यम से चाहें, तो आप कोई ऐसी पीआईएल अपने हाई कोर्ट में डाल सकते हैं कि साहब 2015 में इसको कानून बने हुए 10 साल हो गए लेकिन जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में अभी तक जो है कानून नहीं बना, वो रूल्स नहीं फ्रेम हुए। तो आप एक इसके ऊपर एक पीआईएल भी डाल सकते हैं और नहीं तो ये जो कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन के माध्यम से आप एक सिग्नेचर कार्यक्रम भी कर सकते हैं और जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ जो अपने हरियाणा है, उनको हम अपनी फर्म के माध्यम से या वैसे भी हम उनको लिख भी सकते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन पिछले 10 साल में आप नहीं कर पाए, तो इस पे भी फ़ोकस करके हमें काम करना चाहिए। तो आपका एक ये मैं टारगेट आपके लिए दे सकता हूँ। उससे आगे अब जब हम बात करेंगे हेलो? नहीं, नहीं। देखिए, कोई भी कानून जो बनता है ना, ये कानून है सेंट्रल एक्ट, ठीक है? सेंट्रल एक्ट बनता है कोई भी तो उसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट को उस कानून के रूल्स अलग से इंडिविजुअल बनाने होते हैं। समझ गए बात को? तो इंडिविजुअल बनाने होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे सेंट्रल एक्ट बनाया तो उसके तो नियम बना दिए। जे रूल्स 2016 है, आदर्श नियम बोलते हैं उनको, ठीक है? लेकिन उसमें ये भी लिख दिया आदर्श नियम में कि हर एक रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स होगी, वो अपने यहाँ की कंडीशंस और जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने यहाँ पे वो अलग से रूल्स फ्रेम करेंगे। ठीक है? तो गवर्नमेंट पूरे इंडिया में केवल मात्र मणिपुर, सिक्किम ये जो 2-4 छोटी-छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पे रूल्स फ्रेम हुए हैं। राजस्थान में अभी तक रूल्स नहीं बने इसके जेजे एक्ट के अलग से, पंजाब में नहीं बने, हरियाणा में नहीं बने। तो जब नहीं बने तो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहो, तो प्रत्येक स्टेट के अंदर एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी होती है। आप साथ में नोट करना चाहें ना, इन वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं। तो एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी होती है, जो प्रत्येक हाई कोर्ट लेवल पे बनी होती है और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी वो है। तो हर एक स्टेट में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है। तो आप पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करें हम कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को हम लिखें कि साहब 10 साल हो गए हैं इस कानून को बने हुए 2015 में कानून बना लेकिन हमारी स्टेट्स ने अभी तक जो है इस पे जो रूल्स बनाने थे वो नहीं बनाए हैं तो इस पे रूल्स बनाने की कार्रवाई चालू करें ठीक है करवाएं ये आपकी दूसरा अगर हम दूसरा क्या है कि हम एक लीगल नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी उनके सेक्रेटरीज को भी दे सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी आपने पिछले 10 साल गुजरने के बावजूद भी आपने जो है इसके रूल्स नहीं फ्रेम किए
इसी तरीके से हर एक स्टेट में एक कमीशन होता है, चाइल्ड राइट्स कमीशन होता है। जैसे राजस्थान का होगा वो राजस्थान का राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग होगा, ऐसे राजस्थान बाल संरक्षण आयोग होगा। हर एक स्टेट में एक कमीशन है जो के राइट्स को देखता है, कमीशन है वो, ठीक है। तो उसमें भी हमें लिखना चाहिए, क्योंकि उसकी तो इन तीनों चारों को जैसी जस्टिस कमेटी है और जो डिपार्टमेंट है आपका WCD, जो चाइल्ड राइट्स का डिपार्टमेंट है उसको, और जो कमीशन को, उनको आप लिख दें आप अपनी फर्म के माध्यम से कि साहब ये पब्लिक इशू है, बच्चों की स्थिति को और सब चीजों को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आपको 10 साल हो गए, आपने अभी तक नहीं किया, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो कर देता है आपने, अगर वो नहीं कर पा रहा है, हेलो, हाँ अभी आ रही है, अच्छा, हाँ। तो कमीशन और जो चाइल्ड राइट डिपार्टमेंट है और जो चीफ सेक्रेटरी है वहाँ के गवर्नमेंट के, उनको आप लीगल नोटिस दे सकते हैं कि ये बहुत ही एक इस तरीके का इशू है, तो पिछले 10 कानून बन गया है और अभी तक आपने इस पे रूल्स फ्रेम नहीं किए, ठीक है। तो जैसे ही आप उनको नोटिस दोगे लीगल अपनी फर्म के माध्यम से, अगर वो कर देते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप अपनी फर्म के माध्यम से जो है वो एक PIL फाइल कर सकते हैं कि सब आज तक जो है इतना साल हो गए, चिल्ड्रंस राइट्स है वो सबसे एक स्टेट में बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। तो आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही यार, हेलो। ये आपको भेजना है जो JJC जो है, JJC कमेटी है, उसको तो एक फॉर्मल हमें मतलब एक लेटर लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं कह सकते, हमें एक लेटर लिखना है हमें कि साहब ये बहुत ही इस तरीके का मुद्दा है, आपको इस पे फोकस करके ये काम करवाना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हो गया, वैसे ही आपकी दूसरी जो हाई कोर्ट है वहां के हो गया। और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ, जो भी कोई गवर्नमेंट है आपकी, उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड हो गई, और हर एक स्टेट के अंदर कमीशन बना हुआ है। तो जैसे उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया वहां का, ठीक है। ऐसे ही आपका शिलोंग वहां का, असम का हो गया, इस तरीके से। तो वहां की जो कमीशन है, चाइल्ड राइट कमीशन है, वो हो गया। और डिपार्टमेंट जो है वो हर एक स्टेट के अंदर उस डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट, तो उसको DCR बोलते हैं, ठीक है। तो DCR में तो इन सब लोगों को हमें देना है नोटिस, लीगल नोटिस। और जो JJC है उसको हमें लिखना है लेटर, ना कि एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन और लेटर में फर्क है कि हम किसी मुद्दे को रेज कर रहे हैं उनको एक की और आप ये भी लिख सकते हो कि सब हमारी फर्म जो है
वो जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, बच्चों के मुद्दों पे काम करती है। इसलिए हम आपके सामने ये मुद्दा रेज कर रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है, देन यू गो टू फाइल एपीआई। ठीक है। अब जे 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 एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन बताऊंगा। जे जे एक्ट जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट को लेके बात करता है। ठीक है। दो कंपोनेंट उसमें है, एक तो सीसीएल और एक सीएनसीपी। ठीक है। सीएनसीपी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो ऐसे बच्चे हैं जो अपराधी नहीं है। जैसे भीख मांगने वाले बच्चे हो गए, जैसे किसी के माता पिता ने उसको छोड़ दिया, किसी माता पिता ने उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया, या जैसे आपने देखा होगा कि कचरे कचरे के अंदर बच्चे को फेंक के चले जाते हैं। तो तो उस तरीके की वो एक्ट के अंदर एक 19 कैटेगरीज दी गई हैं। उन जो सीएनसीपी, चाइल्ड नीड एंड केयर। ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट होता है सीसीएल, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है। जो जिन्होंने उन्होंने कोई ऑफेंस किया। अब बच्चा किसको माना गया? बच्चा ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो बच्चा माना जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसने अगर कोई अपराध किया है, चाहे उसने चाहे उसने फोर्जरी की है, किसी भी तरीके का मर्डर किया है, रेप किया है, तो किसी भी तरीके का अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो वाले बच्चे होंगे, वो सीसीएल बच्चे कहलाएंगे, जिनको हिंदी में हम विधि से संघर्षरत बालक और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इंग्लिश में हम उनको वो बोलते हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग सेटअप बना हुआ है। जो पहला जो है, चाइल्ड जो नीड केयर वाले बच्चे हैं, डब्ल्यू हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या यार? अभी आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म। तो सीएनसीपी कैटेगरी के जो लिए काम करने वाला जो कंपोनेंट है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसको हम सीडब्ल्यूसी शॉर्ट नेम होता है, सीडब्ल्यूसी उसकी भाषा में हम कहते हैं। सीडब्ल्यूसी के अंदर 5 लोग काम करते हैं। उनमें से एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होंगे। मेंबर्स जो है वो कोई भी बन सकता है और चेयरमैन भी कोई भी बन सकता है। उसके लिए 7 साल बच्चों के क्षेत्र में काम करने का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, एमए सोशियोलॉजी होना चाहिए या एमए साइकोलॉजी होना चाहिए, और या कोई पीडियाट्रिक्स अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी उसका मेंबर या चेयरमैन बन सकता है। और एज जो है वो मिनिमम उसकी 35 ईयर होनी चाहिए। तो अब अगर आप में से भी अगर कोई मिनिमम एज ग्रुप को और इन कंपोनेंट को अगर अचीव कर रहा है कोई, तो वो अप्लाई भी कर सकता है और वो बन भी सकता है। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट होता है इसमें जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो बेसिकली काम करता है जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने अपराध किया है, तो उनके लिए एक अपने आप में वो कोर्ट है और उसमें 2 मेंबर होते हैं और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। उसमें 5 होते हैं और इसमें 3 लोग होंगे। 3 में से 2 तो सोशल वर्कर
अब उन सोशल वर्कर में वही जो क्राइटेरिया आ गया, आप लॉ ग्रेजुएट है वो भी बन सकता है, एमए सोशियोलॉजी वाला भी बन सकता है, एमए साइकोलॉजी वाला भी बन सकता है, और आपका 7 साल का बच्चों के क्षेत्र में काम करने का अगर अनुभव है, वो भी बन सकता है। तो वो 2 सोशल वर्कर होंगे और 1 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा वो एसीजीएम रैंक का व्यक्ति होगा। सीजीएम और एसीजीएम होता है, तो वो एसीजीएम रैंक का, और उसके लिए मिनिमम है कि किसी भी मजिस्ट्रेट जो आरजेएस है, या जो आपके यहाँ पे पंजाब में पंजाब जुडिशियल सर्विसेज के जो लोग होंगे, उनको 7 साल का जिन्होंने नौकरी कर ली अनुभव है, उन्हीं लोगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, उसका एक नाम अलग है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। और जो मेंबर्स होंगे वो जो मैंने बताया क्राइटेरिया, उसके अनुसार वो बने। और ये तीनों लोग जो हैं, इनके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है। यानी जो मेंबर होंगे वो भी बच्चों के क्षेत्र में काम करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। और ऐसे ही जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो सीडब्ल्यूसी बोलते हैं, उसमें भी जो पूरे के पूरे जो मेंबर और जो चेयरमैन जो काम करेंगे, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हैसियत से ही काम करते हैं वहां पे। ठीक है। अब इनका टेन्योवर जो होता है वो 3 साल का होता है, और ये बच्चों के क्षेत्र में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, और पूरा उसको वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, अब मैं आपको थोड़ा सा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो बेसिक जो उसके जो काम है मैं वो बताता हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बेसिकली सीएनसीपी जो बच्चे होंगे, या जो चाइल्ड नीड एंड केयर वाले बच्चे होंगे, या ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया, जिनको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो इस तरीके के वनरेबल जो बच्चे होंगे, या जो मेंटली रिटायर्ड हैं, तो इस तरीके से जो बच्चे होंगे, उनके बारे में जो कोर्ट या जो कंपोनेंट है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। काम पूरे का पूरा जो सिस्टम है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को फोकस करके ही काम करता है। यानी जैसे आपको मैं एक छोटी सी चीज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हाई कोर्ट में एक पुराने जैसे सीआरपीसी में 482 होती थी, आपने सुना होगा, है ना, कि कुछ भी अगर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कानून में, तो आप 482 की जो पावर है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस, उसके अंदर आप जा सकते हो। इसी तरीके से बच्चों के मामलों में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो अपने आप में हाई कोर्ट की पावर, सिमिलर पावर को एक्सरसाइज करती है। वो बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए वो कुछ भी मतलब कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन उस ऑर्डर का कंसर्न बेसिकली बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को होना चाहिए, उसका होना चाहिए। अब सबसे जो इसका बेसिक जो इसका फीचर है, वो है बच्चे को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन करना। ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने देखा होगा कि या न्यूज में आया होगा कभी कि एक बच्चे को उसकी माँ ने झाड़ियों में फेंक गई, है ना। और पंजाब में बच्चियों के मामलों में ये काफी बहुत सी ऐसी बातें हुई थी, पहले भी हुई थी, आज भी होती है, और आजकल तो लड़कों को भी फेंकने लग गए लोग। तो अगर ऐसा कोई आपके सामने कभी मुद्दा आए, तो हमें वहां पे अपना इंटरवेंशन ये करना है कि सबसे पहले उस चीज की हमें एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, या एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को मोटिवेट करना चाहिए। अगर पुलिस उस कंपोनेंट में उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है, करवाती है, तो हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की को कहना चाहिए, या जो डीसीपीयू है, डीसीपीयू हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है,
जो वहाँ की गवर्नमेंट का एक सिस्टम है वो चलाता है उसको, या चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन जो 1098 का एक नंबर है, वो जो चीजें हैं तो उन पे हमें इमीडिएट इंफॉर्मेशन देके एफआईआर लॉज हमें करवानी चाहिए, क्योंकि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो बेसिक जो वर्क है वो है बच्चे को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, और जब तक बच्चा लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन नहीं होगा तो उस बच्चे को आगे अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। तो और लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन के लिए एफआईआर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे अहम, सबसे जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि अगर किसी महिला ने लीगली अगर उसका बेसिक जो ये है कि एफआईआर लॉज होगी, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस एक रिपोर्ट पेश करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने कि साहब इस बच्चे के जो ये बच्चा झाड़ियों में मिला, इसके माता पिता हमें नहीं मिले। तो सीडब्ल्यूसी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो एक ऑर्डर पास करेगी। अब उसके ऑर्डर में क्या होता है कि 5 लोग होते हैं तो पांचों के साइन आवश्यक है। अब ये भी एक आपके लिए जो जानने वाली चीज है, कई बार ये होता है कि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई एक व्यक्ति साइन करके ऑर्डर दे देगा, या 2 व्यक्ति करते हैं, तो 2 व्यक्ति नहीं है उसमें, पांचों के पांचों जो मेंबर्स, 4 मेंबर होंगे और पांचवा चेयरमैन होगा, उन पांचों के उस ऑर्डर में साइन होने आवश्यक है। और अगर दूसरे किसी तरीके के ऑर्डर हैं, जैसे चाइल्ड लेबर वाले बच्चे को रिलीज करना है, या किसी बच्चे को अपने उसमें कस्टडी में लेना है, तो उन सब के लिए एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर होने आवश्यक है किसी भी ऑर्डर के लिए। वैसे पांचों की आवश्यकता जरूरी है, लेकिन अगर उनकी गैर मौजूदगी में एक चेयरमैन आवश्यक है, 2 मेंबर भी आवश्यक है, तो तीनों लोगों के उस पे हर एक ऑर्डर पे साइन होने चाहिए। अब क्या करेगा कि वो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन का जैसे ही ऑर्डर पास करेगा तो उस बच्चे को कारा, कारा सुना आपने, आप में से किसी ने? कारा जो है एक सेंट्रल एजेंसी है अडॉप्शन के लिए, सेंट्रल एजेंसी फॉर अडॉप्शन। तो इसका एक कारा की पूरी वेबसाइट है, और वेबसाइट पे इन बच्चों को अपलोड किया जाता है, जो कौन से वाले बच्चे जो सीएनसीपी कैटेगरी के हैं, प्लस जिनको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कर दिया, उन बच्चों को उस कारा की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसे ही किसी पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट करना है, वो पेरेंट्स भी जो है कारा की साइट पे अपने आप को एप्लीकेंट के रूप में अडॉप्ट उसमें वो एप्लीकेशन के रूप में उसमें अपने आप को अपलोड कर देगा। फिर उसमें क्या होता है कि कारा की जो साइट है वो बच्चे पेरेंट्स की नेसेसिटी, उनको लड़की लड़की चाहिए, सब वो उससे पूछा जाता है पेरेंट्स से। तो उस पेरेंट्स की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो बच्चा उनसे मैच कर रहा है, और इस मैचिंग में किसी भी तरीके का कोई सेटअप नहीं होता, वो रैंडमली जो है वो मैच होता है। तो जैसे ही वो बच्चा उसके साथ मैच होगा और फिर उस पेरेंट्स को उस बच्चे को दिखाया जाएगा, और उसके ऊपर उसका अडॉप्शन के कुछ फॉर्मेलिटीज है, इस पे अगर हम कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सा चैप्टर है पूरा का पूरा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जेजे एक्ट को थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, ताकि फिर आगे हम अगर कभी हमें लगे ताकि हम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है, क्योंकि लॉ फर्म में अगर हम काम कर रहे हैं तो अडॉप्शन के केसेस आएंगे, मोस्टली लोग आते हैं कि साहब हमें हमें बच्चा अडॉप्ट करना है, लेकिन हम किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ सकते हैं। तो उन दोनों को मैच किया जाएगा, मैच करने के बाद में उस पेरेंट्स को वो बच्चा दिखाया जाएगा, और फिर वो पेरेंट्स जो है अगर कंसेंट देता है कि हाँ मुझे ये बच्चा यही लेना है, तो फिर उसके आगे की फॉर्मेलिटीज होती है। अभी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2022 में एक्ट के अंदर। पहले ये जो अडॉप्शन देने की जो पावर थी वो फैमिली कोर्ट के जजेस को थी, उससे पहले डीजे कोर्ट को थी,
डीजे के बाद में फैमिली कोर्ट के जो जजेस हैं उनको दे दी, और जहां पे फैमिली कोर्ट्स नहीं थे वहां पे जो एडीज है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है, तो जो फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, एक या दो होती है, लेकिन वो जुरिस्डिक्शन के अनुसार। तो फैमिली कोर्ट के जो जज हैं उनको ये पावर दी थी कि एडॉप्शन की ऑर्डर जो है वो फैमिली कोर्ट जज करेगा। अभी जो 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, उसके बाद में उस पावर्स को वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जो जिसको हम बोलते हैं पंजाब में, आपके हरियाणा में डीएम बोलते हैं, तो उसको या कलेक्टर बोलते हैं, तो कलेक्टर को वो पावर दे दी। तो अडॉप्शन का पूरा सेटअप कारा करेगी, और कारा बाद में जब फाइनलाइज कर देती है कि हाँ ये बच्चा इस पेरेंट्स के पास जाएगा, तो फिर उस चीज को जो ऑर्डर करना है उस चीज का वो करेगा कलेक्टर या डीएम। तो बेसिकली जो सीडब्ल्यूसी का जो बेसिक जो वर्क था वो ये था। आजकल अभी जैसे अगर ऐसी बच्चियों के मामलों में खूब आ रही है, बच्चियां जो घर से किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, या वो पलायन कर जाती हैं, या घर वाले अगर परेशान करते हैं, वो घर छोड़ के चली गई, तो अगर वो बच्चियों के मामलों में भी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको पेश किया जाता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए उसको अगर पेरेंट्स को सौंपना है तो पेरेंट्स को सौंप देगी, और अगर उसको आपके जो बालिका गृह बोलते हैं, जो बालिका गृह हैं या किशोर गृह हैं, तो अगर वहां पे उन बच्चों को भेजना है तो फिर वो वहां पे भी भेज सकती है। और इसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक सबसे बड़ा काम है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनजीओज हैं जो बच्चों के रिगार्डिंग काम करते हैं और जो बच्चों को रखते हैं, चाहे वो लावा ये सीएनसीपी कैटेगरी के बच्चे रखते हो, या वो किसी भी तरीके से दूसरे बच्चों को अगर वो यहाँ पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन करते हैं, तो उनका जेजे एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अब आप इस पे भी फोकस करके कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो अपने स्टेट में, कि आप आरटीआई को लेके में आप मांगे कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स की या पूरे स्टेट की, कि हमारे यहाँ पे कितने एनजीओज हैं जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और उनमें से कितने ऐसे एनजीओज हैं जो इनके साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ या जेजे एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपको ये ताज्जुब होगा, आपके यहाँ हर एक स्टेट के अंदर ऐसा चल रहा है। तो बहुत से एनजीओज हैं जो बच्चों को रख रहे हैं इलीगल तरीके से, लेकिन उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्मेशन में भी अगर वो आ जाते हैं, और अगर हम उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या करवाएंगे, तो भी वो एक अपने आप में आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में काम होगा। अभी एक आजकल आपने फेसबुक पे एक ट्रेंड देखा होगा, कुछ एनजीओज हैं जो बच्चों को वल्नरेबल बना के बच्चे की भीख मांगते हुए की फोटो डाल देंगे, और कहेंगे कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आप हमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए डोनेट करें। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग ये इलीगल वर्क है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट है, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट में कोई एनजीओ था जिसने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि साहब 25 दिसंबर को वो आ रही है क्रिसमस, तो आप अगर 1100 रुपए हमें डोनेट करेंगे तो हम उन बच्चों की अच्छी क्रिसमस मना सकते हैं। तो मैंने उससे फोन पे बात करी कि भैया ये कहाँ का हो, क्या है, कैसे है, मेरे नंबर आपके पास कैसे आए। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि सर हम तो नंबर खरीदते हैं कंपनियों से, और हम रैंडमली मैसेज डाल देते हैं। अगर हम 10,000 लोगों को मैसेज डालेंगे, तो अगर इन इन चीजों को देखते हुए अगर 1000 लोग भी हमें अगर पैसा डालेंगे, तो हमारे पास तो पैसा आ जाएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये तो आप ये काम जो कर रहे हो वो तो इलीगल है। कि सर अब इलीगल है या जो भी है, लेकिन हम तो ये कर रहे हैं। अब आपको इससे ये यहाँ तक की बात होगी, अब इससे आगे वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ जो हमें अवेयर रह के करना है। मैंने
उस चीज को लेके जो हरियाणा का जो बाल संरक्षण आयोग है उसको, हरियाणा के सीएम को, हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनको, और जो हरियाणा का जो चाइल्ड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके उसके सेक्रेटरी को मैंने यहाँ से एक चिट्ठी लिखी कि साहब आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का एक ये सिस्टम चल रहा है, और वो जो मेरे पास उसने व्हाट्सएप पे जो भेजा वो सारा मैंने उसके साथ अनेक्स करके भेज दिया। आप मानोगे नहीं, वहां से सीएमओ से उस मेरी चिट्ठी को उस चिट्ठी को सेंसिटिविटी के हिसाब से लेते हुए उन्होंने करनाल के जो डीजीपी था, जो करनाल डीजीपी ने करनाल के एसपी को लिखा कि इस एनजीओ पे इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करो, और उस पे जांच हुई, एफआईआर लॉन्च हुई, और उस एनजीओ को बंद कर दिया गया क्योंकि वो बच्चों के नाम पर वो भीख मांग रहा था। और उस सीआई को या जो एसएचओ था कंसर्न उस थाने का, उसको ये भी डायरेक्शन दी गई कि इस हर एक जो जो आप कार्रवाई कर रहे हो, उसकी कार्रवाई की हर एक कार्रवाई की सूचना आप परिवादी को भेजोगे। तो वहां से मेरे पास कॉल भी आया कि सर आपको बयान देने हैं, तो मैंने कहा भैया मैं तो राजस्थान में रहता हूँ और मैं बयान कैसे देने आऊंगा आपको। तो फिर उन्होंने मेरे ऑनलाइन जो है वो एग्जामिन मुझे बयान लिए मेरे, और सारी चीजें कर करा के और उस पे एफआईआर लॉन्च करी। तो आजकल अभी मैं आपसे मेरा एक ये रहेगा कि फेसबुक पे 2-3 एनजीओ ऐसा ड्रामा चला रहे हैं, तो ये आपके मैं भी इस पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी फर्म के माध्यम से, आप अपनी उसके माध्यम से अगर फेसबुक पे अगर कोई केस डाल सकते हैं, या फेसबुक पे केस न डाल के हम सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं कि साहब फेसबुक पे इस तरीके के कंटेंट्स आ रहे हैं जो बच्चों को वनरेबल बना के, और वो पैसा मांग रहे हैं, और वो इस तरीके के रैकेट चला रहे हैं। तो ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। जेजेएक्ट में भी जेजेएक्ट में भी कवर हो रहे हैं वो, है ना? तो इस पे अगर आप फोकस करके अगर फेसबुक पे, क्योंकि देखो वकीलों का सिस्टम ये है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करेंगे तो हम अ, अपने आप में जाने जाएंगे। अब मैंने राजस्थान में बैठे बैठे करनाल के व्यक्ति के ऊपर उसका एनजीओ बंद करवा दिया, उस पे एफआईआर लॉन्च करवा दी, जबकि मैं एक दिन भी नहीं गया कहीं पे। मैंने मेरे यहाँ से सारा कुछ किया। तो हमें थोड़ा सा अवेयर रह के इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो ये चाइल्ड जो वेलफेयर कमेटी है, और जैसे चाइल्ड लेबर वाले बच्चे, अगर आपके यहाँ पे अगर आपको लगे कभी कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर काफी ज्यादा है, या जो ये ट्रैफिक लाइट्स हैं उन पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो हम उस इश्यू को भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है उनको हम लिख सकते हैं। प्लस जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी कंसर्न है उनको भी हम लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जैसे छोटा सिटी का जो अधिकारी है हम उनको भी लिख सकते हैं। जो बाइक है उनके ऊपर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको हम रेस्क्यू करें, और वहां से रेस्क्यू करेंगे मैनर में उनके लिए काम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी होगी कि हम अपने शहर को भीख मांगने वाले बच्चों से या भीख मांगने वाले लोगों से मुक्त कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। आप इस इश्यू पे भी, क्योंकि मैं ये इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो हमारी आवाज हेलो। तो हम जो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं स्ट्रीट्स में, या जो ट्रैफिक लाइट्स है वहां पे,
हम उनके लिए जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो एसपीज हैं उनके उनको या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन है या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है उनको हम रिटर्न में दे सकते हैं कि साहब जो ट्रैफिक लाइट्स है वहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे हैं आप उनको रेस्क्यू करें या फलां होटल में या फलां किसी के घर में बच्चे जो है रेस्क्यू करें ये एक काम अभी हम के लिए हम कर सकते हैं और सारे बच्चे जो होंगे बने हुए हैं वहाँ पे जो नहीं है एजुकेशन की बात है तो उसमें डाला जाएगा आवाज नहीं आ रही है ना आई नेटवर्क का ही है कोई तो इस तरीके से जो चाइल्ड वेलफेयर जो ये जो चाइल्ड लेबर वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक आपके साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट भी आता है कि देखिए हमें हेलो आवाज फिर कट गई हेलो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम एडवोकेट्स हैं तो हम दोनों तरफ से ही काम कर सकते हैं है ना क्योंकि अगर हम बच्चे के मुद्दे को उठा रहे हैं तो हम बच्चा वल्नरेबल हो गया लेकिन हम वकील है कोई क्लाइंट भी आ सकता है अभी अभी आ रही है क्या आवाज अच्छा, आ रही है चलो तो जो हम दोनों तरफ से काम कर सकते हैं एक तो ये होगा कि अगर हम बच्चों के वेलफेयर के लिए करें तो बच्चों वाला वेलफेयर हो गया दूसरा कि अगर बच्चे को रेस्क्यू कर लिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लेके तो वो जो parents हैं, हमारे पास आ गई चलो मैं थोड़ा बाहर जाके ट्राई करता हूँ ठीक है मैं बोलो हेलो मैं दोबारा करता हूँ ना एक बार जोड़ सर ये जो लेटर लिखने के लिए बोला है वो जेजेपी कोर्ट के लिए या फिर कमेटी अलग से है कुछ?
भी आवाज आ रही है क्या? हाँ, ठीक है। तो जो चाइल्ड जो है हाँ, एक एक मिनट है ना। हाँ, एक एक मिनट नहीं आ रही है तो यार, फिर मैंने दूसरे से जोड़ लिया। हेलो। चलो, अब इसको क्या कल या फिर एक दो दिन में कल फिर देखते हैं शाम को, है ना? ये तो फिर हेलो। हम्म, यार क्या बीमारी है। बाहर निकल के एक बार, है ना? हेलो। अब आ रही है क्या? चलो, मैं एक मिनट राइट हो। ठीक है मुझे, या नहीं आ रही? अभी भी कम है। चलो, मैं 2 मिनट बाद ना ऑफिस में बैठ के करता हूँ, 5 मिनट रुको। हाँ जी सर, है। हाँ सर, पता करूंगी मैं देखती हूँ इधर। हम्म। हम्म। ओके। शिलोंग टाइम्स।
हाँ जी। हुँ। ओके, ओके। जी सर, जी सर। हेलो, हेलो, आई क्या आवाज अब? हाँ, तो हम अपने बात ये कर रहे थे कि हमारे पास बच्चा भी आ सकता है, बच्चे के पेरेंट्स भी आ सकते हैं और जहां से बच्चे को रेस्क्यू किया वो क्लाइंट भी आ सकता है ना? तो हमें जो ये मैं बेसिकली चाइल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ। चाइल्ड लेबर और जो ऐसे बच्चे जिनको ऑर्गन सेल परचेज के लिए या चाइल्ड लेबर के लिए जिन बच्चों को सेल परचेज किया जाता है, ये इन सब चीजों के बारे में पता है क्या आपको कि होता है ऐसा, है ना? हाँ, ऑर्गन का बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। प्लस चाइल्ड लेबर के लिए जैसे यूपी के बच्चे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में लाए जाते हैं, बिहार के बच्चे लाए जाते हैं, उड़ीसा के बच्चे आते हैं और आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है बच्चियों की शादी का कि 15 साल की बच्ची होगी, उसको लाके यहाँ पे शादी करेंगे, उसका सेक्सुअल असॉल्ट होगा और अगर वो नहीं रहती है तो फिर उसको कहीं न कहीं उसको बेच दिया जाता है आगे से आगे। क्योंकि अभी हमने जस्ट यहाँ जोधपुर में रिसेंटली पिछले लगभग 15 से 20 दिन हो गए, हमने एक ऐसी बच्ची को रेस्क्यू किया, जिसकी उम्र है 14 साल और जिसको 3.5 लाख रुपए में खरीद के लेके आए और शादी की और वो शादी करके उसके यहाँ पे रही और जैसे ही उनको उसको हमने रेस्क्यू किया, पुलिस सब सीडब्ल्यूसी के साथ मिलके और जब हमने एक्शन लिया तो हमारी सारी चीजें सामने आई और मतलब अगर मेरा ये मानना है कि अगर 2 या 3 दिन रेस्क्यू नहीं होता, बच्ची को रेस्क्यू नहीं करते, तो शायद वो बच्ची मर जाती। या तो और या उसको किसी न किसी ये जो कहीं न कहीं सेक्सुअल उसपे बेच दिया जाता आगे। क्योंकि उनका पूरा प्लानिंग था और वो कैसे भी करके हम वहाँ से उसको लेके आ गए। अब क्योंकि उड़ीसा में इतना फाइनेंशियली लोग वीक हैं, तो वहाँ से लोग जो दलाल टाइप लोग हैं, वो लेके आ जाते हैं बच्चों को यहाँ के लाके बेच। तो इस तरीके के बच्चे तो इन चीज़ों में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसके अंदर अगर चाइल्ड लेबर वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे होंगे, तो उन या बाउंडेड लेबर के जो बच्चे होंगे, उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है के पास भी एक कंपोनेंट अलग से थोड़ा-सा उसका सेपरेट चीज़ है कि जैसे ही बच्चे को पुलिस रेस्क्यू करेगी या चाइल्ड लाइन रेस्क्यू करेगी, वो उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको अपने यहाँ पे जो इनके होम्स बने हुए हैं, उनके अंदर रखेगी और अगर हमारे पास कोई बच्चे का पेरेंट्स आया कि साहब हमारे बच्चे को रेस्क्यू किया या पकड़ लिया, हमें उसको छुड़ाना है, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बाउंडेड लेबर के मैटर में और चाइल्ड लेबर के मैटर में एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ पे उस बच्चे की एविडेंस होती है और जैसे ही वो बच्चा उस एविडेंस पे एविडेंस देगा, उसके बाद में उसको रिलीज किया जा सकता है। तो अगर हमें लगे कि हम बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं या बच्चे को हमें छुड़वाना है, जल्दी करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सीधा ही उनसे यही पूछेंगे कि इसके एसडीएम के बयान हुए या नहीं।
अगर एसडीएम के बयान हुए तो आप उसको रिलीज करवा सकते हो। और ये हो गया। अब इन बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है 1098। अगर हम किसी हमें कहीं पे रोड पे चलते हुए कोई भीख मांगता हुआ बच्चा दिखे या थोड़ा सेंसिटाइज किसी भी तरीके से बच्चे के साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो हम 1098 जो है उस पे हम कॉल करके और वो भी हम इंफॉर्मेशन करके उस बच्चे को रेस्क्यू करवा सकते हैं। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ये है कि ऐसे बच्चे जो आपके अपराधी बच्चे हैं, अपराधी मीन्स अगर ऐसा कोई भी अपराध किसी भी उसने लॉ का वायलेशन अगर किया है तो वो बच्चे जो अपराधी बच्चे हैं और उनकी उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो उन बच्चों के लिए जो कंपोनेंट है वो पुलिस प्लस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और बोर्ड की मैंने फॉर्मेशन आपको बताई, वहां पे 3 लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 मेंबर। वहां पे जो ट्रायल नहीं बोलते हम उसको, वहां पे हम बोला जाता है कि हम उसको वहां पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। और वहां पे 3 तरीके के ऑफेंस कैटेगराइज किए गए हैं, एक पेटी ऑफेंसेस, एक हीनियस ऑफेंस और एक सीरियस ऑफेंस। तो पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जिनमें किसी भी कानून में जो सेंटेंस है वो 3 साल तक का है, 3 ईयर तक, अप टू 3 ईयर। जो कन्विक्शन वाले या सेंटेंस वाले जो लॉज हैं या जो सेक्शंस हैं उनका अगर उसने वायलेशन किया है तो उनको पेटी ऑफेंसेस बोला जाएगा। अब आपके लिए मैं एक टिप्स यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने पेटी ऑफेंसेस का ऑफेंस किया है तो उसकी जो इंक्वायरी है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सिर्फ उसको विद इन 4 मंथ उसको कंक्लूड करनी होती है। अब अगर उसने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने विद इन 4 मंथ अगर उसकी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कंक्लूड नहीं की तो आपके पास एज ए एडवोकेट आप वहां जाके ये कह सकते हैं कि साहब आपकी जिम्मेदारी थी इसको 3-4 महीनों में कंक्लूड करना, आपने नहीं किया तो इस बच्चे को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसकी जो ऑफेंस है या उसकी जो इंक्वायरी है वो उसी समय वहीं पे बंद करके और उसको इमीडिएट उस बच्चे को रिलीज किया जाएगा। तो ये हमें, क्योंकि आप कभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जिसने पेटी ऑफेंसेस किया है और वो 2-2, 3-3 सालों तक उस ट्रायल को फेस कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि या तो वकील साहब को पता नहीं है या उस क्लाइंट को पता नहीं है। और अगर वकील साहब को पता है तो वकील साहब की कहीं ना कहीं एक वो मंशा रहती है कि मेरा केस खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अगर हम काम कर रहे हैं तो बेसिकली हमें इस चीज को देखना चाहिए कि अगर पेटी ऑफेंसेस हैं और ऐसे ऑफेंस जिनमें जैसे चोरी का अपराध है, चोरी के अपराध में 3 साल तक की सजा है, तो ऐसे ऑफेंस में उनकी ट्रायल विद इन 4 मंथ कंक्लूड करनी होगी। अगर कंक्लूड वो नहीं करते हैं तो उसको इमीडिएट उसको रिलीज करना होगा और वो ट्रायल को खत्म करना होगा, इस इंक्वायरी को खत्म करना होगा। सेकंड जो है इसमें आते हैं सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस में होता है कि 7 साल तक अगर सजा है किसी भी ऑफेंस में तो वो सीरियस उसमें आएंगे। अगर 7 साल मिनिमम ऐसे ऑफेंसेस जिनमें मिनिमम प्रेस्क्राइब जो सेंटेंस है वो 7 ईयर है, अगर किसी भी जैसे आपके रेप का मैटर है या मर्डर का मैटर है तो उसमें मिनिमम जो है 7 ईयर अप टू ऊपर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, 20 साल भी दे सकता है, 10 साल भी दे सकता है, वो जितनी मर्जी दे। लेकिन इनको कैटेगराइज करने का जो उन्होंने जो 0 लाइन ये बनाई कि अबव टू 7 ईयर, अगर कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल से ऊपर तक की सजा है तो वो हीनियस जो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, पहला बात। सेकंड ये आएगा कि वो जो बच्चा जिसने अपराध किया है उसकी जो मिनिमम एज है
वो 16 से 18 के बीच में होना चाहिए। यानी दो तरीके हीनियस ऑफेंस किनको माना जाएगा? ऐसा अगर बच्चे की उम्र 16 से 18 के बीच है और उसके द्वारा किया गया अपराध 7 साल, जिसमें सजा 7 साल से ऊपर तक की है, अबव टू 7 ईयर है, तो ऐसे जो ऑफेंसेज होंगे उनको हीनियस ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। अब ये हीनियस कैटेगरी जोड़ी कहाँ? आपने निर्भया का जो केस हुआ था आपने सुना होगा ना सभी ने, जो निर्भया दिल्ली में जो हुआ था, और उसी इंसिडेंट के बाद में इस एक्ट को भी चेंज किया, रिपील किया पुराने वाले को, और नया कानून बनाया। तो इस नए कानून को बनाते ही उसमें इस तरीके का मतलब एक अलग से कंपोनेंट जोड़ा गया कि अगर किसी बच्चे ने अपराध किया है और उसकी उम्र अगर 16 साल से ज्यादा है, 18 वर्ष से कम है, और उसने अगर ऐसा अपराध किया जिसमें प्रेस्क्राइब सेंटेंस जो है वो 7 ईयर से अबव है, तो उनको हीनियस कैटेगरी के ऑफेंसेस माने जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के इसमें अपराध होते हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको एक और टिप्स देता हूं यहाँ पे, कि जो फर्स्ट 2 कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं, सीरियस प्लस पैटी, अगर किसी बच्चे ने पैटी ऑफेंसेस किया है या सीरियस ऑफेंस किया है, दोनों ही कंडीशन में एफआईआर लॉज नहीं होगी। अगर किसी भी थाने ने अगर चोरी के मामले में चोरी करने वाला बच्चा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और पुलिस ने अगर एफआईआर लॉज कर ली, तो पुलिस एफआईआर लॉज नहीं कर सकती उसकी। ये आपके लिए एक टिप्स है। हाँ, अगर उसके वो जो ऑफेंस है वो सीरियस हीनियस कैटेगरी का है, तो एफआईआर वो वहां पे लॉज की जाएगी। पहले वाले दोनों जो तरीके के ऑफेंस है उनमें एफआईआर लॉज नहीं की जाएगी। ये आप पुलिस के पार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि जब आपको पावर ही नहीं है एक्ट में, आप एफआईआर लॉज कैसे कर रहे हैं, है ना। और अगर इस पे पुलिस की भी अगर आपको कभी थोड़ा पढ़ के अगर कोई ट्रेनिंग देना पड़े पुलिस को, या पुलिस के लिए डूज और डोंट डूज वाला ऐसा कोई कंपोनेंट अगर आप तैयार करके पुलिस को एक कोई चार्ट के रूप में आप अपनी लॉ फर्म के माध्यम से दें, या कहीं पंपलेट्स अगर कोई दें, तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं कि पैटी ऑफेंसेस और जो सीरियस तरीके के जो ऑफेंस है उनमें एफआईआर लॉज नहीं की जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन में एफआईआर लॉज की जाएगी, अगर बच्चे के द्वारा अपराध किया है और उसके साथ अपराध करने वाला कोई एडल्ट भी है। यानी एक 18 वर्ष से उम्र ज्यादा का उम्र का व्यक्ति है और दूसरा उसमें 18 वर्ष से कम का, यानी जो चिल्ड्रन है या माइनर है। ठीक है ना। एक मेजर और एक माइनर दोनों ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो वहां पे एफआईआर लॉज होगी। लेकिन अगर माइनर ने ही ऑफेंस किया है और फर्स्ट 2 कैटेगरी का ऑफेंस किए हैं, तो वहां पे एफआईआर लॉज नहीं होगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जैसे एक आपके लिए मतलब ये टिप्स है। उसके बाद में पुलिस इसकी ट्रायल चलती है, या इसको हम इंक्वायरी बोलते हैं, ट्रायल नहीं बोलते। और जैसे ही इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी तो मोस्टली उन बच्चों को कन्विक्शन नहीं किया जाता। उनको अगर कन्विक्ट किया भी जाता है तो उनको रिहैबिलिटेशन वाली जो कन्विक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को बोला कि अगर आपने 50 पौधे लगाओ, आप किसी गौशाला में जाकर थोड़ी सेवा करो, या आप स्कूल के अंदर ये करो, तो उस तरीके की जो रिहैबिलिटेशन वाली जो या जो जो कम्युनिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें, कम्युनिटीज की सर्विसेज की बात है, तो वो उस बच्चे को पनिशमेंट के रूप में वो कम्युनिटी सर्विसेज की जो है वो पनिशमेंट दिया जाता है, ना कि उसको जेल में डाला जाता है। ठीक है। दूसरा एक इसमें कंपोनेंट होता है जेल का। तो ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं उनके लिए जेल जो है वो जेल में उन बच्चों को नहीं डाला जा सकता। अब आपके पास ऐसा कभी कोई केस भी आ सकता है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ ये है और हमारा बच्चा 18 वर्ष से कम का है, फिर भी पुलिस ने पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया।
तो वहां पे हम अपना रोल एक देख सकते हैं कि हम अपनी हम जो है कंसर्न जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहां पे एक हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि साहब ये इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये नाबालिग है, माइनर है, और ये इसको पुलिस ने मेजर मानते हुए सेंट्रल जेल में या जेल में भेज दिया है, तो इसको आप वापस जो है मंगवाएं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। अगर आपके द्वारा पेश किए हुए डॉक्यूमेंट्स अगर में वो माइनर है तो उस बच्चे को जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपने आप लेके आ जाएगा और उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाएगा, जेल से वापस लेके आए। आप अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट यूपी के काफी लोगों को जब उन्होंने ऑफेंस किया उस समय वो माइनर थे, लेकिन पुलिस ने उनको मेजर बना के जेल में डाल दिया और वो चलते चलते वो सुप्रीम कोर्ट चले गए फाइल्स अपील में, और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये तो इंसिडेंट के टाइम जो है ये तो माइनर था और उसको इमीडिएट इसको छोड़ा जाए। पिछले मतलब लगभग साल 1.5 साल में बहुत ही बल्क ऐसे मैटर्स आए हैं, काफी बड़ी मात्रा में ऐसे आए हैं जिनमें मेजर माइनर को मेजर मानते हुए और वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको छोड़ दिया कि ये तो डेट ऑफ इंसिडेंट या जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन ये माइनर था। तो अब कई बार ये होता है कि हमारे पास एक क्रिमिनल केस आया और उसमें क्रिमिनल केस में हमें ये लग रहा है देखने से कि ये बच्चा माइनर हो सकता है, तो उस जो माइनर हो सकता है उस कंपोनेंट को देखते हुए भी हम उसकी जो सेक्शन इसमें 94 है, तो उस 94 जो बेसिकली एज के बारे में या एज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन चीजों को वो लेके बात करता है। तो एज वाली जो बात है उस एज वाली बात में सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखा जाता है, अगर वो एजुकेटेड है तो 10th की मार्कशीट, अगर वो 10th मार्कशीट नहीं है उसके पास तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो फिर उसका जो प्रथम प्रवेश, यानी कई बार बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन वो 1 दिन भी 2 दिन भी 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 2 4 5 साल तक वो किसी स्कूल में पढ़ा है, तो उसका जो फर्स्ट एडमिशन वाला जो फॉर्म होता है उसने जब कभी भी फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। और अगर ये ऊपर वाले तीनों कैटेगरी के डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको उसका ऑक्सीफिकेशन टेस्ट करवाना, और अगर ऑक्सीफिकेशन टेस्ट होगा, ऑक्सीफिकेशन टेस्ट कौन करवाएगा? ऑक्सीफिकेशन टेस्ट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है या आपकी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो भी पुलिस को डायरेक्शन देके ऑक्सीफिकेशन टेस्ट करवाएगी। अब आपको एक चीज मैं आपको एक टिप्स और बता रहा हूं, वो ये है कि आपने कभी मेडिकल किसी जुवेनाइल का मेडिकल देखा क्या आपने? हाँ मेहुल, जैसे कभी किसी जुवेनाइल जो बच्चा है उसका ये डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उसका मेडिकल करवाया गया, पुलिस ने मेडिकल करवाया, तो उसके मेडिकल मेडिकल को कभी देखा क्या आपने? नहीं देखा ना। कभी भी देखने का मौका मिले तो आपको वहां पे लिखा हुआ जाएगा, 2 साल का वेरिएशन होता है हर चीज में। एज अगर बच्चे का मेडिकल हुआ है तो वहां पे ये लिखी जाएगी इस बच्चे की एज 17 से 19 साल, ठीक है, या 15 से 17 साल, 16 से 18 साल, यानी बच्चे की अगर कोई माइनर है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेशन टेस्ट हुआ है तो वहां पे 2 साल का वेरिएशन होना आवश्यक है, ठीक है। ये कभी आप माइनर के केसेस को कहोगे तो आप अगर मेडिकल बोर्ड की बात पे काम करेंगे तो वहाँ पे 2 साल का वेरिएशन, अगर वहाँ पे 2 साल का वेरिएशन न लिख के सेटिंग से
अगर क्या होता है कि डॉक्टर्स लिख देते हैं पैसा लेके या कोई सेटिंग से या किसी तरीके से अबाउ 17 या बिलो 18, है ना? तो इस तरीके का अगर कभी कोई वर्डिंग आपको मिलती है तो वो समझो आप इल्लीगल है, ठीक है ना? उस डॉक्यूमेंट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है आपके जे एक्ट में और क्रिमिनल केसेस में। अगर क्रिमिनल केसेस में 2 साल का वेरिएशन अगर लिखा है तो ही वो माना जाएगा। अगर 2 साल का वेरिएशन लिखा है तो हम कौन से एज को उस बच्चे की एज मानेंगे? जैसे 17 से 19 लिखा है तो बच्चे की एज मानी जाएगी 17 साल। 16 से अगर 18 लिखा हुआ है कहीं पे मेडिकल में तो उसकी बच्चे की एज मानी जाएगी 16 साल। अगर 15 से 17 लिखा हुआ है तो वहां पे उस बच्चे की एज मानी जाएगी 15 साल। यानी जो नीचे वाली एज है, जो कम वाली एज है क्योंकि ये एक्ट की बात करते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात करता है और उस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट इसी में है कि अगर किसी भी वजह से वो हो गया तो उसकी एज जो है वो नीचे वाली एज, जो कम वाली एज है, वही मानी जाएगी। तो कभी भी अगर हमें जुदाई का केस करने का मौका मिले, हमें इन चीजों को हमें थोड़ा सा फोकस करके रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन होम होते हैं जे एक्ट में। फर्स्ट जो है, ऐसे बच्चे 18 साल तक वाले बच्चों को एक होम में रखा जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गई तो उसको एक दूसरा होम जो बोला जाता है, जिसको स्पेशल होम बोलते हैं। अगर एक होता है ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है, उसमें 18 साल तक के बच्चे जो अंडर ट्रायल है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होम में रखे जाते हैं। कई बार ये कोई होता है, पूछ भी लेता है। सेकंड कंपोनेंट ये होता है कि ऐसे बच्चे जिनको कन्विक्शन कर दिया और उनकी एज जो है वो बिलो 21 ईयर है। कन्विक्शन तो हो गया, उसको 3 साल का कन्विक्शन कर दिया, लेकिन उसकी उम्र आज भी 21 साल से कम है, तो उस बच्चे को रखा जाएगा स्पेशल होम में। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन होम हो गया, दूसरा स्पेशल होम हो गया। थर्ड कैटेगरी है कि अगर किसी बच्चे ने की उम्र 21 साल से ऊपर हो गई है, यानी उसकी अंडर ट्रायल चलते चलते 21 साल हो गया या उसको कन्विक्शन हो गया, फिर वो 21 साल का हो गया, तो उस कैटेगरी में एक प्लेस ऑफ सेफ्टी नाम का एक कंपोनेंट है, प्लेस ऑफ सेफ्टी। वहां पे उस बच्चे को 21 साल के बाद में उस बच्चे को वहां पे रखा जाएगा 21 से 23 साल तक, और 23 साल के बाद में भी अगर वो रखना है तो फिर उसको जेल में भेजा जाएगा। तो ये इसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है इनकी ऑब्जर्वेशन होम्स को भी कैटेगराइज किया गया है। तो ये 2 बड़े-बड़े कंपोनेंट हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जेजेबी। और आगे कभी अभी क्योंकि काफी 9 बजने को है, आप में से भी थोड़ा, तो आगे इस पे इसकी अपील्स कहाँ होगी, कैसे होगी, रिवीजन कहाँ होगी, इनके ऑर्डर्स को कैसे क्या किया जाएगा, वो सब चीजें कभी फिर 1-2 दिन में या जब भी आपको मौका मिले, आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कुछ पूछना चाहे, जो चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई आप में से कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं अब तक जो मैंने बताया। हाँ,
ठीक है। और इससे आगे का कंपोनेंट अगर कभी आपको फिर कभी टाइम मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर इससे आगे का जो अपील्स वाला पोर्शन है, एक इसका मिसलेनियस का जो पोर्शन होता है, वो वाला एक अडॉप्शन का है, वो एक अलग से कंपोनेंट है। पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, वो हम अलग से ये चीजें बात कर सकते हैं। अभी आज मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके थोड़े से फीचर्स बताए हैं आपको। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए मैं हमेशा बच्चों के इम्प्लीमेंट, आप आपके साथ एसोसिएशन होने से मुझे आज 4 स्टेट में मेरा काम होने लग जाएगा। अभी मैं राजस्थान में अकेला, है ना, अभी मैं राजस्थान में अकेला कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ एसोसिएशन होने के बाद में मैं 4 स्टेट मेरी एक्सटेंड हो गई। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ काम करने की, है ना। हम्म, हम्म। अगर ये अगर ये काम आपके माध्यम से, आपकी लॉ फर्म के माध्यम से या आपके एफर्ट से अगर होगा, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फिकेशन होगा कि देखो, आप ये कहीं पे भी आज जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जुवेनाइल जस्टिस जो रूल्स, जो ये एक्ट बना, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। इसके जो सेंट्रल के रूल्स बने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब ये रूल्स भी हमने बनाए, है ना। तो इसी तरीके से आपका भी ये एक अचीवमेंट होगा कि साहब देखो, ये जो रूल्स है वो फ्रेम हमने करवाए, इनको लागू हमने करवाया। जस्टिस और सेटिस्फिकेशन के लिए भाई। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं, एक अचीवमेंट जो होता है उसमें थोड़ा सा रहता है कि भाई, हाँ, कि अब जैसे मान लो मैंने आपको ये अब तक नहीं बताई कि भाई मैंने मैं इस कमेटी का मेंबर रहा हूँ। आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना 2005 में, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था राजस्थान में। वो मतलब जो 10 लोग बने थे इस एक्ट को बनाया, तो उस पे भी पोक्सो की जो है, पोक्सो के जो रूल्स फ्रेम हुए उसमें भी मैं था। तो अब ये चीजें इंटरनल चीजें, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, लेकिन हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है कि हमें बच्चों के काम लिए काम करना है, और बच्चों के लिए काम अगर आप कर रहे हैं तो मेरे लिए तो आप भगवान हैं। क्योंकि मैं तो बच्चे को हर आदमी मानता है कि बच्चा भगवान का रूप है। तो अगर आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए काम करो, भगवान अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। हाँ। थैंक यू वेरी मच। और आप में से किसी को कोई कुछ कंसल्ट करना हो कभी भी, टू बी फ्रेंकली, आप कुछ काम कर, एक चीज मैं आपसे एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से, कुछ भी अगर हम करें, एक बार आपको कहीं पे भी लूप होल्स लगता है, आपको लगता है कि मुझे, या मन में माइंड में कहीं कंफ्यूजन आता है, तो आप इमीडिएट मुझे फोन करके एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, है ना। कई बार ये होता है कि हम लिख रहे हैं, लिख